अब तक हमने देखा कि अभिक और तुषार बातें करते करते अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां अभिक घर पहुंचकर अनिता जी को कल ही दिल्ली जाने के बारे में बताता है। तो अनिता जी अभिक की काफी चिंता करती है, लेकिन अभिक उन्हें समझा अभिक लेता है। तब अनिता जी भी अभिक की बात समझकर अभिक का बैग पैक कर देती हैं, जिसके बाद वह दोनों खाना खाकर कुछ देर आराम करते हैं। शाम के समय अनिता जी और अभिक अपना अपना काम करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अभिक अनिता जी को अपनी बनाई हुई औषधि देता है, जिससे अनिता जी एक सांस में पी जाती हैं। जिसके बाद अभिक और अनिता जी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अलार्म के साथ उठकर अभिक स्कूल से दिल्ली जाने के लिए तैयार होकर गुलाब के पौधे को पानी देकर अनिता जी के पास चला जाता है। अब आगे अभिक अपने कमरे से निकलकर रसोई घर में नाश्ता बना रही अनीता जी के पास पहुंच जाता है और अनीता जी की नाश्ता बनाने में मदद कराता है। जहां अनीता जी अभिक को अपनी मदद करता देख अभिक से बोली, अभिक बेटा तू ये सब क्या कर रहा है? मैं हूँ ना, मैं ये सब कर लूंगी, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, अरे माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक के लिए चिंता जताते हुए बोली, अभिक कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मदद कराने के चक्कर में तेरे कपड़े खराब हो जाएं। वैसे भी तुझे अभी स्कूल भी जाना है और खराब कपड़े पहन कर तो तू स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तुझे स्कूल से दिल्ली भी तो जितना है और इस वजह से तू लेट हो गया तो। अनीता जी की बात सुनकर अभिक अनीता जी से बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कपड़े खराब नहीं करूँगा, आप बस जल्दी से नाश्ता बना लो, फिर मुझे आपसे बात भी करनी है। अभिक की बात सुनकर अनीता जी अभिक की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ, क्या बात करनी है तुझे, कुछ जरूरी बात है क्या? अगर जरूरी हो तो तू मुझे अभी बता सकता है, नाश्ता तो मैं थोड़ी देर बाद भी बना दूंगी। अनीता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं माँ आप नाश्ता बना लीजिए, इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं है। अभिक की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए अनीता जी बोली, ठीक है, लेकिन तू बाहर जाकर बैठ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ रसोई में मेरी मदद करने के चक्कर में तेरे कपड़े खराब हो जाएं। अनीता जी बात सुनकर अभिक अनीता जी से बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अभिक रसोई घर से बाहर निकलकर आंगन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर अभिक ऐसे ही अनीता जी का इंतजार करता है, जहाँ अनीता जी भी कुछ देर बाद ही नाश्ता लेकर अभिक के पास ही आ जाती है। अनीता जी नाश्ता लेकर अभिक को देखते हुए बोली, अभिक बेटा नाश्ता तैयार है, अब तू फटाफट नाश्ता कर और जल्दी से स्कूल के लिए निकल जा। अनीता जी की बात सुनकर अभिक बोला, ओह हो माँ, अभी तो काफी टाइम है स्कूल जाने के लिए, उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी तो मैंने आपको बताया था लेकिन आपको याद ही नहीं रहा, बस आप तो मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली भेजना चाहती हैं। अभिक की बात सुनकर अनीता जी कुछ सोचते हुए बोली, अरे हाँ याद आया, तू रसोई में आया था ना, कुछ बात बताने वाला था, मैं तो भूल ही गई थी। पता नहीं आज सुबह से ही मुझे अपने शरीर में एक ऊर्जा सी महसूस हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मानो अचानक ही मेरे शरीर में ताकत आ गई है और बहुत फुर्ती भी महसूस हो रही है, किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं हो रही है। अनीता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराने लगता है, वह अच्छे से समझ रहा था कि अनीता जी के साथ में ये क्यों हो रहा है। तभी अभिक मुस्कुराकर अनीता जी से कहता है, माँ आपको अभी तक समझ नहीं आया कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। अभिक की बात सुनकर अनीता जी अभिक को देखने लगती हैं। अभी तक भी अभिक की बात सुनकर अनीता जी को कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वह अभिक को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तू क्या कह रहा है, मैं कुछ समझी नहीं। अनीता जी की बात सुनकर अभिक हंसते हुए बोला, अरे माँ आप एक बात बताइए कि वह जो गुलाब का पौधा घर के पीछे तालाब के पास वाले मैदान में है, वह इतना बड़ा और अच्छा कैसे हुआ? अभिक की बात सुनकर कुछ देर के बाद अनीता जी एकाएक बोली, हाँ वह तो तूने ही बताया था कि औषधि की वजह से ऐसा हुआ है। अनीता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए अनीता जी को देखने लगता है। अनीता जी भी अभिक को देखते हुए अचानक ही बोली, अरे हाँ मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मैं थोड़ी ही देर में भूलने लगती हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि कल रात ही तो मैंने वह औषधि पी थी जो तूने उस गुलाब के पौधे में डाली थी, अब जाकर मुझे ये सब याद आया है, इसका मतलब ये सब उस सब औषधि की वजह से ही हो रहा है। अनीता जी इतना बोलकर अभिक की ओर देखने लगती हैं, जो मुस्कुराकर बस अनीता जी को ही देखे जा रहा था। तभी अभिक भी अनीता जी की बात सुनकर बोला, जी हाँ ये सब उस औषधि के कारण ही हो रहा है, मेरी मानो तो आप कल भी एक शीशी औषधि पी लेना, साथ ही साथ यह औषधि आप ललिता मासी और मौसा जी को भी दे देना।
वैसे भी मौसा जी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लगती, शायद इस औषधि को पीने से उन्हें कुछ ठीक लगे। अभिक की बात सुनकर अनिता जी खुश होकर बोली, हाँ अभिक, ये बात तो तूने एकदम सही कही, मुझे भी आजकल विनय की तबीयत ठीक नहीं लगती। मैं आज ही उस औषधि की एक एक शीशी ललिता को दे दूंगी और खुद भी पी लूंगी। इतना बोलकर अनिता जी काफी खुश हो जाती है और अभिक भी अनिता जी को इतना खुश देखकर अनिता जी से बोला, हाँ माँ दे देना, लेकिन कुछ शीशी छोड़ देना, मुझे वह अभी वैद्य जी के पास लेकर जानी है। अभिक की बात कर अनिता जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ मैं याद रखूंगी, लेकिन अब तू तो बता कि तुझे क्या बात करनी थी। अनिता जी की बात सुनकर अभिक कुछ याद करने के बाद अनिता जी से बोला, हाँ माँ वो अब तो मैं 2 दिन के लिए दिल्ली चला जाऊंगा, तो मेरे पौधों को कौन पानी देगा, इसलिए ही मैंने सोचा कि आपसे बोल दूं पौधों को पानी देने के लिए। बस यही बात करनी थी मुझे आपसे। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक को देखते हुए बोली, अरे अभिक, इसमें बताने वाली क्या बात थी, अगर तू मुझे ना भी बताता तब भी मैं उन पौधों को पानी जरूर देती। अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुरा देता है। तभी अनिता जी अभिक से बोली, अगर तेरी बातें खत्म हो गई हो तो तू अब स्कूल भी चला जा, वरना तो लेट हो जाएगा। अनिता जी की बात सुनकर अभिक भी समय देखता है, जहां घड़ी में 7:15 हो रहे थे। इसलिए अभिक भी जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अपना बैग लेकर अनिता जी के पास आकर उनके पैर छूकर और अनिता जी से आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अभिक काफी जल्दी चल रहा होता है। वैसे अभिक को ये तो पता था कि बिना उसके स्कूल वाले दिल्ली नहीं जा सकते, और आज अगर अभिक लेट हो भी गया तब भी गार्ड अभिक के लिए स्कूल का गेट खोल ही देंगे। लेकिन फिर भी अभिक काफी तेज चल रहा था, क्योंकि अभिक लेट होना ही नहीं चाहता था। अभिक चाहता तो कुछ ही मिनट में स्कूल पहुंच जाता, लेकिन अभिक सभी के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह अपने आप को सभी से अलग रखना चाहता था, बिल्कुल किसी मिस्ट्री की तरह। अभिक कुछ आधे घंटे बाद अपने स्कूल पहुंच गया था, जहां गार्ड स्कूल का गेट लगाने ही वाला था, लेकिन अचानक ही उन्हें एक आवाज आती है, अरे अंकल रुक जाइए। गार्ड अपने सामने से आती आवाज को सुनकर नजरें उठाकर सामने देखता है, जहां से ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने एक हैंडसम लड़का अपने हाथ में बैग लिए जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ही उस लड़के को देखकर गार्ड गेट लगाते से रुक जाता है और अभिक के अपने पास आने पर कहता है, थोड़ी जल्दी नहीं आया जाता तुमसे, और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारे स्कूल के कपड़े कहाँ हैं और इतने बड़े बैग को यहाँ स्कूल में क्यों लेकर आए हो? अभिक गार्ड की इतनी बातें और सवाल सुनकर गार्ड के पास आकर बोला, वो अंकल आज ना मुझे स्कूल की तरफ से कंपटीशन के लिए दिल्ली जाना है ना, तो इसलिए स्कूल के कपड़े बैग में पैक कर रखे हैं, और 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है तो बड़ा बैग लेना पड़ा। अभिक की बात सुनकर गार्ड अभिक को देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम अभिक है? गार्ड के मुंह से अपना नाम सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है। अभिक को हाँ बोलता देखकर गार्ड बोला, ओ तो तुम ही अभिक हो। तुम्हें पता है अंदर तुम्हें प्रिंसिपल सर कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तुम उन्हें कहीं मिले ही नहीं तब सर अपने कैबिन में चले गए। मेरी मानो तो तुम्हें जल्दी से सर के कैबिन में जाना चाहिए, सर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। गार्ड ना कहकर जल्दी से गेट के सामने से हटकर अभिक को जाने के लिए रास्ता देता है। अभिक भी गार्ड के रास्ते से हटते ही जल्दी से लंबे कदम बढ़ाकर स्कूल में अंदर प्रिंसिपल सर के कैबिन की ओर बढ़ने लगता है। 2 मिनट में ही अभिक प्रिंसिपल सर के कैबिन के बाहर पहुंच चुका था, और कैबिन के बाहर पहुंचते ही अभिक पियोन से पूछता है, अंकल कैबिन में प्रिंसिपल सर हैं? अभिक के इतना पूछते ही पियोन अभिक की ओर देखते हुए बोला, हाँ साहब तो अंदर है, लेकिन तुम कौन हो और ये इतना बड़ा बैग अंदर कहाँ लिए चले जा रहे हो? पियोन की बात सुनकर अभिक बोला, मेरा नाम अभिक है, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है और इस बैग में तो बस मेरे कपड़े हैं। अभिक की बात सुनकर पियोन तुरंत ही अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, तुम अभिक हो जो दिल्ली जा रहे हो उस प्रतियोगिता के लिए? पियोन की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है। पियोन भी अभिक को हाँ में गर्दन हिलाते देख अपना हाथ अभिक के बैग की तरफ बढ़ाकर बोला, इस बैग को तुम मुझे दे सकते हो, मैं इस बैग का ध्यान रखूंगा, बस तुम जल्दी अंदर जाकर साहब से मिल लो। पियोन की बात सुनकर अभिक जल्दी से पियोन को अपना बैग देकर प्रिंसिपल सर के कैबिन का डोर नॉक करता है। तभी अंदर से कम इन की आवाज आती है। अभिक जैसे ही प्रिंसिपल की कम इन की आवाज सुनता है, वैसे ही अभिक दूर ओपन करके कैबिन में चला जाता है। अभिक जैसे ही प्रिंसिपल सर के कैबिन में जाता है तो वो प्रिंसिपल सर के साथ साथ 3 और लोगों की मौजूदगी महसूस करता है। तो वही प्रिंसिपल सर के कैबिन में मौजूद लोग अभिक को देखकर राहत की सांस लेते हैं। जहां अंजलि अभिक को देखकर बोली, ये इंटेलिजेंट तो होगा लेकिन पंक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो कविता मैम भी मन ही मन बोली, अच्छा हुआ अभिक जो तुम ठीक समय पर आ गए। तो वही प्रिंसिपल भी मन ही मन बोले, लो आ गया। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर अभिक की ओर देखते हुए बोले, अभिक कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम यहाँ कितना परेशान हो रहे थे। हम तो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर ड्राइवर प्रिंसिपल सर के कैबिन में खड़े ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए को भी भेजने वाले थे, क्योंकि हमारे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर तो है नहीं, इसलिए तुम्हें लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। प्रिंसिपल सर की बातें सुनकर अभिक अपना सिर झुकाकर प्रिंसिपल सर से बोला, सॉरी सर, वो मुझे थोड़ी देर हो गई। इतना कहकर अभिक सिर उठाकर प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक 8 बजे स्कूल में एंटर हो गया था। वो सर हमारा गांव यहाँ से काफी दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। मैं तो 7 बजे घर से चला था, लेकिन फिर भी लेट हो गया। अभिक की बात सुनकर अंजलि अपने मन में सोचती हुई बोली, क्या ये गांव में रहता है? लेकिन इसे देखकर लगता तो नहीं है ऐसा कि यह गांव में रहता है। गांव के लोग इतने सुंदर भी होते हैं क्या? तो वही अभिक की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, चलो ठीक है, अब तो तुम आ गए हो, लेकिन तुम्हें कम से कम अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो हमें देना चाहिए था। प्रिंसिपल की बात सुनकर अभिक प्रिंसिपल सर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी मां अनिता जी का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। प्रिंसिपल सर भी अभिक और उसकी मां का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर अभिक, अंजलि और कविता मैम से कंपटीशन की के बारे में कुछ बातें करते हैं। लगभग आधे घंटे ऐसे ही बातें करने के बाद अभिक और अंजलि के साथ कविता मैम को दिल्ली भेजना का प्रिंसिपल सर डिसाइड करते हैं। अंजलि, अभिक और कविता मैम तीनों ही इस बात पर अग्री करते हैं, जिसके बाद सभी प्रिंसिपल सर के कैबिन से निकलकर नीचे खड़ी कार में दिल्ली जाने के लिए अपना सामान ले जाकर बैठ जाते हैं। ये कार प्रिंसिपल सर ने सभी के लिए दिल्ली जाने के लिए अरेंज की थी। सभी उस कार में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अभिक, अंजलि और कविता मैम तीनों ही कार में बैठे अपने अपने ख्यालों में गुम थे। उन सभी को ये कंपटीशन हर हाल में जीतना था, क्योंकि पिछले 5 साल से वह इस कंपटीशन को लगातार हारते ही आ रहे थे। अब क्या होगा आगे? क्या अनिता जी, ललिता जी को वह औषधि दे पाएंगी या नहीं? क्यों तबीयत खराब है विनय जी की, क्या हुआ है उन्हें? क्या अभिक और बाकी सभी ठीक समय पर दिल्ली पहुंच पाएंगे? कैसे रहेगा कंपटीशन? क्या करने वाले हैं आगे प्रिंसिपल सर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।